हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मैथमेटिक्स को लेकर के बात कर रहे थे। उसमें हमने परसेंटेज के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि उन क्वेश्चंस में आपके कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन देख भी लिए थे। तो आज हम उन 10 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लास में बता दूं, यानी कि यहीं के यहीं बता दूं। यदि उसके बाद भी आपके किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाऊंगा, आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जो पेपर होगा हूबहू वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं आरएसएमएसएसबी बोर्ड के या फिर आपके आरपीएससी बोर्ड के वहां से उठाए हैं। और कोई भी एग्जामिनर ये आप देख लो, चाहे आरपीएससी का हो चाहे आरएसएमएसएसबी का हो, ये जो पेपर होते हैं ना, सारे के सारे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करें। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। भाई 10 तक तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो अपने पास है उसमें क्या पूछा है, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए इतने रुपए अधिक मिलते हैं इतने रुपए कम मिलते हैं तो आप डायरेक्ट एक फंडा लगाया करो। और वो फंडा मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था। तो एक बार इसको वापस से रिपीट कर दूं, हो सकता है किसी ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। तो एक बार मैं इसको वापस से बेसिक से बताऊंगा और उस बेसिक से ही हम एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। और उस शॉर्ट ट्रिक को देख करके जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आप ऐसे चुटकी बजा करके उस क्वेश्चन को निपटा दोगे। लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि वो ट्रिक किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगेगी। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 108 रुपए अधिक मिलते हैं। तो जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए इतने रुपए अधिक मिलते हैं इतने रुपए कम मिलते हैं, वहां पर ये ट्रिक काम करेगी। तो पहले बेसिक तरीका बताऊं, तो बेसिक तरीका देखो पहले, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाती है। मैंने क्या कहा था, सीपी को तो हम हमेशा कितना मानकर चलते हैं, 100 मान करके चलते हैं। 12% हानि की अपेक्षा, मान लो सीपी 100 है, यदि आप 12% की लॉस पर चीज को बेचोगे तो बताओ कितने का बेचोगे, 88 का ही तो बेचोगे ना। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 88 होगा। ठीक है, उसने आगे क्या कहा, 12% हानि की अपेक्षा यदि 12% लाभ पर बेची जाए तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं। यदि वो 12% इसको लाभ पर बेचे, ये हमने SP1 मान लिया, इसको SP2 मान लिया, 12% लाभ तो इसके 12% लाभ पर बेचेगा तो 112 होगा। तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई जब उसने 12% लॉस में बेचा था, अब 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, उसको ज्यादा मिल रहे हैं जी 108 रुपए। यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का गैप है, 108 का गैप है ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है यार, 108 का गैप थोड़ी है, इधर से देखो, इधर से गैप आपको साफ साफ दिखेगा, 88 और 112 के बीच में कितने का गैप है, 24 का गैप है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 108 का गैप है, अपने अकॉर्डिंग 24 का गैप है। बताओ 24 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, 108 की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो रखो 108 की इक्विवेलेंट, 108 बराबर किसके है जी, 24 के है। ठीक, अब देखो उसने पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और जिस भी चीज को अपने को फाइंड आउट करना होता है, याद करना होता है, हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर उसने सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस तो हमने कितना माना है, 100 माना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब जो भी कटने पिटने वाली चीजें हैं उनको काट दो। चलो जी काटते हैं इसको, 12 दूना 24,
12 से 9 पर कट गया, इसको 2 से काटा, ये 50 आ गया, तो 9 पंजे कितना आ गया, 45 आ गया। तो सीपी कितना आ गया अपने पास, 450 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या एग्जाम के अंदर इतना पूरा लिखना पड़ेगा क्या? अगर इतना लिखेंगे तो फिर तो टाइम लगेगा। अरे नहीं लिखना पड़ेगा। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 108 रुपए अधिक मिलते हैं। वो वाली चीज आ गई ना, मैंने कहा था क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करो कि जो अपना फंडा है, जो अपना जुगाड़ है, वो किन क्वेश्चंस में लगेगा। देखो लिखा हुआ ना साफ साफ, 108 रुपए अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, कम मिलते हैं, यानी अपना वाला जुगाड़ लगेगा। और आपको क्या करना है, जो भी इसमें रुपीस दिए गए हैं उन रुपीस को पकड़ करके बाहर निकाल लो। रुपीस कितने दिए हैं, 108 दिए हैं। एक बार मैं इसको हटाता हूं, केवल ये वाली लाइन लिखूंगा मैं, रखूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रिक जो है वो किस लाइन से निकली है। तो 108 रुपए को पकड़कर बाहर निकाल लो। क्वेश्चन को देखा, 108 को पकड़ करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन का साइन चिपका दो, चिपका दिया। फिर देखो आपको क्या करना है, 12% हानि का मतलब कितना हुआ, 88 हुआ। 12% लाभ का मतलब कितना हुआ, 112 हुआ। अच्छा, 88 और 112 के बीच में डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे कि 24 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होता है उसको नीचे रखो। और इस प्रकार के सवालों में 95% केस में आपसे हमेशा सीपी पूछेगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। और क्रय मूल्य तो अपने 100 मानकर चलते हैं, 100 को ऊपर टिका दो बस। तो ये स्टेप जो है, इसी को मैंने शॉर्ट भी लिखा है। देखो 108 इंटू 100, तो 108 इंटू 100 हो गया, अपोन में 24, तो अपोन में 24 आ गया। काट पीट करोगे आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 450 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन में यदि ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इतने रुपए कम मिलते हैं, तो जो भी रुपीस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसको पकड़ करके बाहर निकाल लो, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन का साइन चिपका दो। सीपी ही पूछता है 95% केस में, यानी कि 100 ऊपर आएगा। और जो भी प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा है, उन दोनों के बीच में दायरा कितने का है, गैप कितने का है, वो देख लो, तो वहां से आंसर को फाइंड आउट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था, आज इसलिए समझा दिया। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने कल की क्लास नहीं देखी है, तो वो कल की क्लास देखिए। वैसे आपको ज्यादा बेनिफिट तभी होगा जितनी क्लासेस मैंने अब तक ली हैं। मैंने परसेंटेज की क्लास ले चुका हूं मैं, इसके अलावा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासें चल रही हैं। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने वेन डायग्राम के सारे सवाल कवर किए हैं, आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे कवर किए हैं। इसके अलावा परसेंटेज के ऊपर जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे के सारे मैंने कवर किए। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट आता है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ताकि जो कैंडिडेट यहां से क्लास देख रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, या फिर ऐसा ना लगे कि यार मैंने जो अपना घंटा है वो बर्बाद कर दिया। कहीं भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 2700 रुपए में 30 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलो पूर्व मूल्य क्या था? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे आपकी पटवारी की एग्जाम ले लो, चाहे आप वीडियो का पेपर ले लो, इन एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है। तो आप इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट ही ना रहे। देखें, और इस क्वेश्चन को समझाने के बाद पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा, और इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद चाहे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके आपको दे दे, आपके डाउट नहीं आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। ये एक फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, एक मिनट के, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हम इस क्वेश्चन का कल्याण करेंगे। देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा, चीनी के भाव में 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहां पर बात करेंगे मूल्य की।
यहां पर बात करेंगे खपत की, और यहां पर जो बात है अपनी वो चलेगी खर्च की, क्योंकि मूल्य को मल्टीप्लाई करते हैं खपत से तभी तो खर्च आता है ना। ठीक है, यहां पर बात करेंगे पहले क्या था और अब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, वो गाना सुना भी होगा आपने। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में क्या हुई है, 10% की कमी हुई है, यानी मूल्य पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। 10% की कमी हुई है ना, 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/10 होगा। 10 तो उस वैल्यू को बताता है जो पहले थी, कमी कितने की हो रही है, जो ऊपर टंगा होता है वो कमी या वृद्धि को बताता है, मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है। तो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब आगे देखो, कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 2700 रुपए में 30 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। पहले बताओ, कमी हुई है, कमी हुई है तो अब ज्यादा ही तो खरीदेगा भाई, किसी भी चीज का मूल्य कम होता है तो हम लोग ज्यादा ही तो खरीदते हैं कि चलो यार भी तो कमी चल रही है, ज्यादा ज्यादा खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही उसने किया है, देखो कमी होने पर 2700 रुपए में 30 किलो अधिक चीनी खरीदता है। पहले 2700 में जितनी भी वो महानुभाव खरीदता था, अब 2700 में उससे कितना ज्यादा खरीदता है, 30 किलो ज्यादा खरीदता है। यानी कि पहले 2700 खर्च करता था, 2700 तो वो अब भी खर्च करता है ना। बस फर्क क्या है, अब 30 किलो अधिक खरीद रहा है, क्यों, क्योंकि मूल्य क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो बताओ यहां पर जो खर्च का रेशियो है वो कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा। ठीक है, 1:1 आ गया। और मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी खर्च के आगे लिखे हुए रेशियो 1:1 हो, उस केस में मूल्य के आगे विराजमान रेशियो पलटी मार करके खपत के सामने बैठ जाते हैं। वापस से बोलूं, खर्च के सामने बैठे हुए रेशियो यदि 1:1 है, उस केस में मूल्य के सामने विराजमान रेशियो पलटी मार करके खपत के सामने बैठ जाते हैं। तो बैठाओ पलटी मार करके खपत के सामने, तो ये 9 से 10 हो गया। ठीक है, 10 से 9 था, 9 से 10 हो गया, पलटी मार करके बैठ गए। अच्छे, पता है पलटी क्यों मारते हैं भैया, पलटी इसीलिए मारते हैं ताकि इस 9 से ये 9 कटे, इस 10 से ये 10 कटे, और रेशियो क्या आ जाए, 1:1 आ जाए। 1:1 ही लाना था अपने को। ठीक है, अब देखो 9 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा 10 है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि यार 1 ज्यादा थोड़ी है भाई, खपत क्या है, पहले 9 की खपत थी, अब 10 की खपत है, खपत कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। यानी कि वो कह रहा है यार 1 थोड़ी ना बढ़ी है, खपत जो है, खपत तो हमारी 30 केजी बढ़ गई है। यानी कि 1 किसके बराबर है जी, 30 केजी के बराबर है। ठीक है, अब इस 30 केजी को यहां से उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस 30 केजी को वापस उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करो, तो कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। 30 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो कितना आ जाएगा, 300 केजी आ जाएगा। ये 30 मल्टीप्लाई होगा 9 से कितना आ जाएगा, 270 केजी आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, उसको देखो, उसने पूछा है प्रति किलो पूर्व मूल्य क्या था, उसका प्रति केजी पहले मूल्य मूल्य क्या था। तो पहले वाली चीज तो इधर लिखी हुई है ना, तो पहले वाली चीज के लिए इसको उठाएंगे। अगर वो अब पूछता कि प्रति केजी अब मूल्य क्या चल रहा है, तो हम 300 केजी को 2700 रुपीज के इक्विवेलेंट रखते। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस के अंदर अब की वैल्यू पूछेगा और कई बार पहले वाली प्रति केजी की मूल्य पूछ लेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या है कि 270 केजी जो है वो कितने के बराबर है जी, 2700 रुपए के बराबर है। ये तो आया। उसने पूछा क्या है अपने से, प्रति किलो पूर्व मूल्य क्या था, प्रति केजी का मूल्य पूछा है तो 1 केजी का ही तो पूछा है, तो 1 केजी का निकालोगे तो बताओ 2700 के अंदर किसका भाग टिकाओगे, 270 का टिकाओगे, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। यानी कि पहले जो 1 केजी चीनी खरीदता था उसका मूल्य कितना था जी, 10 रुपए था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ढंग से समझिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, ताकि आपके इन क्वेश्चंस में कहीं डाउट ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उतारना हो तो आप इसको उतार सकते हैं, स्नैपशॉट लेना हो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। फॉर्मूला यही यूज करेंगे, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। अच्छा, पता है कि आपको कि ये फॉर्मूला आता कहां से है,
मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। बताता हूं, देखो कहां से आता है फॉर्मूला। देखो हम लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर आप गए तो मार्केट में जो रेडी वाला है, जो ठेले वाला है, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि आलू 10 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो। आलू का क्या भाव बोल रहा है वो? आलू क्या भाव हो रहा है जी? आलू 10 रुपए किलो है, 10 रुपए पर केजी है, 10 रुपए किलो है। मैंने आपसे कहा कि मुझे 50 किलो आलू चाहिए, तो बताओ आप ठेले वाले को कितने रुपए दोगे? आप 500 रुपए तो दोगे ना। इस दौरान आपने क्या किया? जो भी मूल्य था उसको मल्टीप्लाई किससे किया? खपत से किया। तो क्या आया? खर्च आया। तो मूल्य क्या था? 10 था। मैंने क्या बोला था? 50 केजी ला कर दो, यानी खपत जितनी लोगे उतनी ही तो खपत करोगे। तो 50 केजी ये हो गया, तो खर्च कितना आ गया जी? 500 नहीं आ गया क्या? इस दौरान आपने इसी फॉर्मूले का तो यूज किया। करते इसी का यूज है, लेकिन अपने को पता नहीं होता। अपने तो डायरेक्ट अपने माइंड में इतनी सेटिंग बन जाती है कि हम लोग फटाफट कह देते हैं कि 500 आया। असलियत में करते क्या है? मूल्य तो खपत बराबर खर्च करते हैं ना। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई डाउट आए तो आप जरूर पूछिएगा। डाउट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने क्लासरूम से बाहर चला जाए। जो भी डाउट हो आप पूछिएगा। देखिए जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अंडों के भाव 20% गिराने पर एक व्यक्ति 75 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। पूर्व की दर ज्ञात कीजिए। देखो जी, वही फॉर्मूला, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। अब लिखेंगे नहीं, थोड़ा कम लिखेंगे। जितना कम लिखोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नुकसान में जाओगे। एग्जामिनर आपकी रेटिंग नहीं देखेगा, ठीक है ना। इसलिए कम लिखेंगे। कम लिखें। देखो 20% गिराने पर 5 से 4 हुआ। एक व्यक्ति 75 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। इधर मामला किसका चलता है? इधर मामला खर्च का चलता है ना। पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था? 75 रुपए। अरे 75 तो अब भी खर्च कर रहा है, लेकिन 15 अंडे अधिक खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि मूल्य क्या हो गए हैं? गिर गए हैं। तो यहाँ पर इनका रेशियो देखोगे तो कितना आ जाएगा? 1:1 आएगा। और जब भी इनका रेशियो 1:1 होता है तो मूल्य के आगे विराजमान रेशियो जो होते हैं वो पलटी मार करके खपत के सामने बैठ जाते हैं। ये लो जी, बैठ गए खपत के सामने। दिक्कत नहीं होगी कहीं, ठीक है। तो पहले 4 खरीद रहा था, अब 5 खरीद रहा है। कितना ज्यादा खरीद रहा है? 1 ज्यादा खरीद रहा है। लेकिन वो महाशय बोल रहे हैं यार 1 ज्यादा थोड़ी ना खरीद रहा है। कितने ज्यादा अंडे खरीद रहा है? 15 अंडे अधिक खरीद रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर? 15 अंडों के बराबर। अब जैसा वहां किया था वैसा करेंगे। इन 15 अंडों को उठाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 अंडे। 15 पंजे 75 होता है, तो 75 एग इधर आ गए, ठीक है। इस 15 को वापस उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60 होता है, 60 एग हो गए, ठीक है जी। अब देखो आगे, उसने पूछा क्या है? पूर्व की दर ज्ञात कीजिए। लो पूर्व की दर ज्ञात करते हैं। देखो ये 60 केजी है, ये 75 के एग है, सॉरी केजी नहीं है, एग है। 60 एग इधर है, 75 एग इधर है। पूर्व की दर ज्ञात करनी है कि एक अंडा पहले कितने रुपए का था। तो इसको इक्वेट कर दो इसके साथ में, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। इधर पहले वाली चीजें लिखते हैं, इधर बाद वाली चीजें लिखते हैं। तो इक्वेट करते हैं। चलो पहले 60 अंडे जो थे वो कितने के खरीद रहा था? 75 रुपए के खरीद रहा था। तो एक अंडा कितने का पड़ेगा जी? 75/60 रुपीज का पड़ेगा। उसने ऑप्शन के अंदर पैसे दे रखे हैं और ये चीज जो है वो रुपीज में चल रही है। अपने को पता है 1 रुपीज के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो इस रुपीज को इधर से हटाओ और यहाँ पर 100 को बिठा दो, ठीक है। सोल्व करें इसको। 20 3 60, 20 पंजे 100, 3 से 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 5 15, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 125 पैसे पर एग। ये जो है ये आपका आंसर आएगा। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है वो यहां पर आपका सही जवाब है। ऐसे ऑप्शन मैंने इसीलिए डाले हैं ताकि आप
भाई नन ऑफ दीज आप किस केस में लगा पाते हो? जब आप कॉन्सेप्ट पर एकदम श्योर हो, आप एकदम से बेफिक्र हो कि यार मैंने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, मैंने फॉर्मूला सही लगाया है, या फिर मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा है, मैंने कैलकुलेशन सही की है, उसके बाद में जब आप एकदम श्योर होते हो तभी जाकर के आप कौन सा ऑप्शन लगा पाते हो? नन ऑफ दीज लगा पाते हो ना। इसीलिए मैंने नन ऑफ दीज डाले हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके, कॉन्सेप्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सके, और कॉन्फिडेंट होकर के आप नन ऑफ दीज को भी मार्क कर सकें यदि एग्जाम के अंदर नन ऑफ दीज दिया है तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही और लाया हूं, कहीं डाउट ना रहे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके लेवल के हिसाब से मैंने सेट किए हैं। भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10th भर्ती है, 10th के बेसिस पर जिस जिस हिसाब के क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा कर पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। देखिए जी, क्या पूछा क्वेश्चन में? चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने से एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, पूर्व का मूल्य क्या है? देखो पूर्व का मूल्य ही पूछा है। चलिए जी, भाव में कितने परसेंट की कमी हुई? 10% की, तो 10 से कितना हुआ? 9 हो गया। 270 रुपए में पहले से 5 केजी, तो यहां पर 270 लिखते हैं ना, यहां पर 270 आता है, ये कटते हैं, रेशियो 1:1 आता है, ये पलटी मार करके ऐसे बैठ जाते हैं। कितना ज्यादा? एक ज्यादा। एक की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 5 केजी के बराबर दे रखी है। अब इस 5 केजी को उठाते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाता है 50, इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है 45, ये केजी, ये भी केजी। पूछा क्या है? पूर्व का मूल्य क्या था, यानी कि ये वाली चीज पूछी है ना, तो इक्वेट कर दो। 45 केजी किसके बराबर है जी? अपना 270 रुपए के। तो 1 केजी कितने के बराबर आएगा? 270 बट्टा 45 के बराबर आएगा। 9 से काटते हैं, देखो 9 पंचे 45, 9 त्रिक 27 और 5 30, यानी कि 1 केजी कितने का पड़ेगा? 6 रुपए का पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए आपके कोई। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये अपना। 15 में पूछा है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ करना नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 21 वस्तुओं का जो सीपी है किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 15 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, पूछा क्या है उसने? लाभ परसेंट क्या होगा? अरे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता है तो हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। तो निकालो सीपी और एसपी का रेशियो, तो काट दो पहले, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा जी वो कितना आएगा? 5/7 आएगा। लाया 5 में है, बेचा 7 में है, बताओ फायदा कमाया कि नुकसान कमाया? भाई फायदा कमाया, 5 में लाया 7 में निकाल रहा है। कितने का फायदा कमाया? 2 का फायदा कमाया। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। एमआरपी को एग्जाम के अंदर अंकित मूल्य भी लिख करके देता है, खुदरा मूल्य भी लिख करके देता है, मार्किंग प्राइस भी लिख करके देता है। काफी सारे नामों के साथ पैदा होता ही एमआरपी, लेकिन अपने को तो यहाँ पर क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है ना, परसेंटेज में निकालना है। तो करो 100 से मल्टीप्लाई, कितना प्रॉफिट आया जी? 40% का प्रॉफिट आया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो थोड़ी, वो भी सिंपल सा है, सेम सवाल है। क्या पूछा है इस सवाल के अंदर? इस सवाल को देखिए जी, अपने से पूछा है 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो जी, 12 मेजों का सीपी यानी कि 12 का सीपी किसके बराबर? 16 के एसपी के बराबर है।
4 तिहाई 12, 4 चौक 16, सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा, 4/3 आएगा। 4 में लाया, 1 में 4 में लाया, 3 में बेचा, कितने का घाटा खाया, 1 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई, किसके इक्विवेलेंट होता है, ये तो 25% होता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 25%। 25% का क्या हुआ है, ये 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, कई बार क्या करता है, थोड़ी सी बदमाशी करता है, वो सवाल सेम होता है लेकिन उसकी लैंग्वेज वो थोड़ी सी घुमाता है। किस हिसाब से घुमाता है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 129 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही थोड़ी सी घुमाई है बस, और क्वेश्चन सेम है। 110 आम बेचने पर यानी कि 110 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 129 आमों के क्रय मूल्य के, 129 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। यही तो बोला उसने, देखो 110 आम बेचने पर यानी कि 110 आमों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 129 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, एसपी इधर गया वो इधर आएगा, तो 110/129 हो जाएगा। ठीक है, लाया 110 में है, बेचा 129 में है, बताओ फायदा कमाया, कितने का फायदा कमाया, साफ साफ दिख रहा है कि यार वो तो 19 का फायदा कमा रहा है। कितने के ऊपर कमा रहा है, 110 के ऊपर कमा रहा है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, अब इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इस 0 से तो ये 0 कट गया, क्या आ गया अपना 190/11। तो 11 एक कम 11, पीछे कितना बच गया 8, 11 सत्ते 77, 17 सही 3/11%। ये आएगा अपना। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर थर्ड है, 17 सही 3/11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। एक सवाल और देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े से चेंजेस करेगा, तो किस प्रकार से पूछेगा वो देख लेते हैं जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, प्रॉफिट आदमी को कब होता है, तो आप क्या कहोगे कि प्रॉफिट उस केस में होता है जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, उससे ज्यादा मूल्य पर यदि हम वस्तु को बेचें तो अपने को प्रॉफिट होता है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटी है सेलिंग प्राइस से, इस केस में प्रॉफिट होता है। ठीक है बात। यदि मैं ऐसे कहूं कि मुझे ये बता दो कि लॉस कब होता है, तो लॉस किस केस में होगा, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो, उस खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर यदि आप वस्तु को बेच दो तो हमेशा लॉस होगा। यानी कि इसको यदि मैं फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा कि प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एसपी जो है वो बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, उस केस में प्रॉफिट होता है। मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि लॉस कब होता है, तो आप कहोगे कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है आपकी सेलिंग प्राइस से, उस केस में हमेशा ही लॉस होता है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है वो देखो, सवाल क्या है अपना, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि की बात किया यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कितने का लॉस हुआ है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 संतरों का एसपी किसके बराबर है, बेचा कितना है, 36 संतरे बेचा है ना। 36 संतरे तो तभी बेचेगा जब 36 संतरे खरीदे होंगे, यानी खरीदे कितने संतरे हैं, 36 संतरों का सीपी, और बेचा कितना है, 36 संतरों का एसपी। यही तो बात है। अब इसको सोल्व कर लो जी। ये इधर आएगा तो 40 एसपी होगा बराबर 36 सीपी। देखो पहले वाला फॉर्मेट आ गया ना, इससे जस्ट पिछले वाला जो सवाल किया था बस उसको थोड़ा सा और घुमाया है। काट देते हैं जी, 10 चौक 40, 9 चौक 36, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो हम निकालेंगे, तो ये उधर गया ये इधर आया, तो कितना आया 10/9। अच्छा, 10 में खरीदा 9 में बेचा,
कितने का घाटा खाया, 1 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितने का लॉस आया जी, 10% का लॉस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी काफी बार आपके आरएसएमएसएसबी बोर्ड भी पूछता है, आरपीएससी बोर्ड भी पूछता है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर कौन करवाएगा, आरएसएमएसएसबी बोर्ड ही करवाएगा। और वैसे इस हिसाब के क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे आप रेलवे का दे लो, चाहे आप एसएससी वगैरह का दे लो, यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। देखिए जी, 3 रुपए के कितने नींबू खरीदे हैं, 8 नींबू खरीदे हैं, तो एक नींबू बताओ कितने रुपए का खरीदेगा, 3/8 का खरीदेगा। समझ में आई क्या बात, क्या बोला उसने, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी कि एक नींबू कितने का खरीदा होगा, 3/8 का खरीदा होगा। तो एक मूल्य का मैंने प्राइस लिख दिया कि 3/8 का खरीदा। तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, भाई खरीदने की बात कर रहा है तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, इतने का उसने एक नींबू खरीदा है। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर पर बेचेगा। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो भी दिया जाए उसको तो रखा करो नीचे, और जो पूछा जाए उसको रखा करो ऊपर। वो इंस्पेक्टर वाला बताया था ना मैंने आपको, याद रखने का फंडा। तो अपने को क्या दिया है, अपने को कॉस्ट प्राइस दी है ना, और कॉस्ट प्राइस को तो हम हमेशा ही 100 मानते हैं। तो दिया क्या गया है, 100 दिया गया है, पूछा क्या है, 60% लाभ यानी 160 की वैल्यू पूछी है। तो जो दिया जाए उसको तो रखो नीचे, रखा नीचे, जो पूछा जाए उसको रखो ऊपर, ये टांग दिया ऊपर। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर दो। इस 0 से ये 0 कट गया, 8 दूनी 16, 2 से 5 पर कट गया, यानी क्या आ गया जी, 3/5 आ गया। ऊपर लिखी हुई चीज हमेशा रुपीज को बताएगी, नीचे लिखी हुई चीज हमेशा क्वांटिटी को बताएगी, यानी कि अब वह 3 रुपए के कितने बेचेगा, 5 बेचेगा। उसने क्या पूछा है अपने से, वही ने किस दर से बेचेगा, तो 3 के 5 बेचेगा ना, 3 का 5, 3 का 5 ऐसे बोलते भी तो हैं। 19वीं में क्या गया जी, तीसरा आ गया। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, एक ही लाइन लिखनी थी बस अपने को। अच्छा, एक सवाल और लें क्या, एक सवाल और देखिए ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 के भाव से नारंगी बेचता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। वह 1 रुपए में किस भाव से नारंगी खरीदा था। यहां पर देखो 1 रुपए में किस भाव से नारंगी बेच रहा है, 5, 1 रुपए के 5 बेच रहा है। तो बताओ एक नारंगी कितने का बेचेगा, 1/5 का बेचेगा। दिया क्या गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, और उसे 20% का लाभ हुआ, जो दिया उसे तो टांगो नीचे, और जो पूछा उसको रख दो ऊपर। उसने क्या पूछा, किस भाव से नारंगी खरीदा था, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है तो 100 को रख दो ऊपर। ठीक है, सोल्व कर दो। इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से 2 पर कट गया, 2 से 6 पर कट गया, यानी कि ऊपर लिखी हुई चीज तो रुपीज बताती है, नीचे लिखी हुई चीज क्या बताती है अपने को, क्वांटिटी बताती है। उसने पूछा क्या, नारंगी किस भाव से खरीदा था, अरे 1 रुपए की 6 नारंगी खरीद रहा था। मैंने बताया ना, ऊपर लिखी हुई चीज तो किसको बताएगी, रुपीज को बताएगी, नीचे लिखी हुई चीज क्वांटिटी को बताएगी, यानी कि उसने 1 रुपए के कितने खरीदे, 6 खरीदे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आज भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते करते प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट भी आपके नहीं रहा होगा, यदि डाउट रहा है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो आपके लिए ही है, ताकि आप अपना कोई भी डाउट जो है वो हमसे पूछ सके। क्लास यदि पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल यदि पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल की हेल्प से आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को क्रैक करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर मैथमेटिक्स का रोल सबसे ज्यादा है, इसके अलावा हिंदी का रोल सबसे ज्यादा है, उसके अलावा मैथ का रोल है और इंग्लिश का रोल है। 3 सब्जेक्ट जो हैं वो काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर।
ठीक है दोस्तों, तो कल अपनी वापस मुलाकात होगी। कल हम इसी समय वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।